कैसे हैं आप? आशा है कि आप एकदम मस्त होंगे। आज हम सिर्फ 1, 2, 3 कलाकार नहीं, अभी तो हम जो है देखेंगे टोटल पूरे 104 कलाकार। कितने? 104 कलाकार को हम पढ़ेंगे। तो ठीक है, ज़्यादा समय को ना लेते हुए सीधे हम आते हैं अपने पॉइंट पर। तो देखिए, आज हम जिस कलाकार के विषय में पढ़ने चल रहे हैं उस कलाकार का नाम चलिए दोस्तों, तो अब हम देखते हैं। देखिए, ये है जियोवानी सिमाबुए। क्या जियोवानी सिमाबुए हैं? इसका जो समय काल रहा है वो आप देख रहे हैं, वो है 1240 से लेकर 1302 ईस्वी। तो आज हम इसमें 4 से 5 कलाकार को कवर करेंगे। देखते हैं कितने कलाकार कवर हो पाएंगे। आराम से जितने हो जाएंगे उतने हम कर लेंगे, ठीक है। चलिए, फ्लोरेंस चित्रकला शैली का प्रसिद्ध चित्रकार सिमाबुए, जो इटली की चित्रकला का पिता कहा जाता था। यूरोपीय चित्रकला के इतिहास में सर्वप्रथम इसी के नाम से लिया जाता है। पूर्व मध्यकालीन इस कलाकार के जीवन वृत्त के विषय में लगभग कुछ भी ज्ञात नहीं है। वह अन्य कलाकारों के साथ फ्लोरेंस, रोम, पीसा की गिरजाघरों को सुसज्जित करने के लिए मरकुट्टिम या मोज़ेक का प्रयोग करता था, लेकिन उसके चित्रांकन की मुख्य भूमिका असीसी का संत फ्रांसिस गिरजाघर के ऊपर एवं निचले भाग में बने भित्ति चित्रों की कलात्मक अभिव्यक्ति में दिखाई पड़ती है। वहीं उसकी चित्रकला अभिव्यक्ति का भव्य रूप सामने आता है। यहीं उसने एक चित्रण कार्य प्रारंभ किया था जिसे उसे युवा शिष्य जियोतो पूरा किया, जो पाश्चात्य संसार का प्रथम महान चित्रकार था। विश्व कवि दांते ने लिखा है, यानी कि विश्व कवि या विख्यात कवि दांते ने लिखा है। तो दांते ने क्या लिखा है हम उसको देखते हैं। देखिए, दांते ने लिखा है, सिमाबुए को विश्वास था कि चित्रांकन में उसने मैदान मार लिया, लेकिन जय जयकार जियोतो को मिला और पहले का यश दूसरे से धुतला गया। इसका मतलब ये है कि जो सिमाबुए थे उन्होंने एक लड़के को, आगे हम पढ़ेंगे लेकिन जान लीजिए, एक लड़के को अपना शिष्य बनाकर लाए थे। तो सिमाबुए ये समझते थे कि मैं ही इटली का महान कलाकार हूँ, लेकिन कहा गया है ना कि गुरु गुरु ही रहता है, चेला 4 कदम आगे होता है। और गांव में ऐसे कहावत सुने होंगे कि गुरु गुरु रह गए, चेला चीनी हो गए। तो सिमाबुए को विश्वास था कि मैदान तो मैं मार गया हूँ, कि यहाँ का जो चित्रकला का पिता मैं हूँ, लेकिन उसका जो शिष्य जियोतो था वो उनसे भी आगे हो गया। इतना आगे हो गया कि उसके गुरु की जो कीर्ति थी वो धुंधली पड़ गई। यही इसका अर्थ है। ठीक, आगे देखो। देखिए, आगे है, सिमाबुए ने कला के क्षेत्र में परंपरागत रूप से चली आ रही रूढ़ियों का बहिष्कार कर पर्याप्त मौलिकता दिखाई। उसने बाइजेंटाइन शैली में चित्रित जड़ी हुई आकृतियों को पर्याप्त स्वाभाविक बनाने की चेष्टा की और वस्त्र विन्यास को दर्शाने वाली कठोर रेखा को शिथिल किया। सिमाबुए एक प्रमाणीकृत पीसा के गिरजाघर के अंतिम सेंट जॉन के विशाल चित्र
के रूप में प्राप्त होती है। उसने रोम, पीसा, असीसी के गिरजाघरों में ही मुख्य रूप से कार्य किया। सूली पर क्राइस्ट यानी कि क्रिस्ट ऑन द क्रॉस यानी कि सूली पर क्राइस्ट महत्वपूर्ण इनकी रचना है। तो हम आगे देखते हैं। ये देखिए सिमाबुए का ही है। प्रेरित जॉन को दर्शाने वाले देखिए दोस्तों, प्रेरित जॉन को दर्शाने वाले सांता क्रॉस क्रूसिफिक्स का विवरण। यह है चित्र, आप देख लीजिए एक बार। ठीक है, देख लिया, आगे चलो। ये ख़त्म हो गया क्योंकि यहाँ पर इनके एक ही चित्र यहाँ पर दर्शाया गया है। ठीक है, अब आगे चलो। आगे जो कलाकार को हम पढ़ेंगे वो हैं आपके दुच्चियो दी बुओनसेना, यानी कि शॉर्टकट में इन्हें दुच्चियो कहते हैं। ठीक है, इतना ही जानो पूरा। अगर आप जेआरएफ की तैयारी कर रहे हो, नेट जेआरएफ, तो आप पूरा नाम जानिए। अगर आप सिर्फ टीजीटी पीजीटी तो दुच्चियो बहुत है, इट्स इनफ। ओके, चलो आगे देखो। इनका जो जन्म है 1255 से 1319 के मध्य हुआ है। अब हम इनके जीवन के विषय में पढ़ेंगे कि इन्होंने क्या क्या चीज़ें की हुई है। तो चलिए हम देखते हैं। सिएना चित्रकला के जनक दुच्चियों के बारे में जो जानकारी प्राप्त हुई है वे सभी किसी भी रूप से सही नहीं कही जा सकती। ठीक है, देखिए पहली बात, ये हैं दुच्चियो। ये कहाँ के पिता हैं? तो ये सिएना के चित्रकला के पिता हैं। इसके पहले हम पढ़े हैं सिमाबुए को, वो कहाँ के चित्रकला के पिता थे? तो वो इटली के थे। ठीक है, जब इटली पूछेगा सिमाबुए और जियोत्तो लगाना, जब सिएना पूछेगा तो दुच्चियो लगाना। ठीक, आगे चलो। देखिए, वह फिजूल खर्ची था और अपने कर्ज को न चुका पाता था। यही नहीं, वह श्रृंखला व्यक्ति था जिसे बार बार विभिन्न आरोपों के लिए सिएना सरकार को जुर्माना देना पड़ता था। फिर भी वह महान प्रतिभा व सुरुचि का चित्रकार था। उसके चित्र इतने शिष्ट और उत्कृष्ट थे कि उस जमाने की नज़रें उन पर लगी रहती थी। बाइजेंटाइन शैली का वह ऐसा चित्रकार था कि जब कभी उत्कृष्ट कलाकृति की आवश्यकता होती थी तो उसका नाम अन्य चित्रकारों की तुलना में प्रथम वरीयता के साथ लिया जाता था। ठीक है, यानी कि जब भी चित्रकला की बात होती थी तो वो कितना भी उधारी लेकर खाता था, लेकिन लोग उसी का नाम लेते थे कि वो चित्रकार अच्छा है। ठीक है, 1308 ईस्वी में सिएना के बड़े गिरजाघर की वेदी के पार्श्व मतलब पिछले में एक महान कलाकृति की आवश्यकता थी। के पार्श्व में देखिए, सिएना के बड़े गिरजाघर वेदी के पार्श्व में चित्रित करने के लिए एक महान कलाकार की आवश्यकता थी। ठीक है, उसके न्यासी ने दुच्चियों से जो इकरारनामा किया वह मज़ेदार था। वे उसके प्रशंसक थे, लेकिन उन्होंने बड़ी सावधानी से सभी शर्तों को रखा। उन्होंने अपने ऊपर यह दायित्व लिया कि जो वस्तुएं वह चाहेगा उसे मिलेगी, लेकिन उन्होंने भी यह शर्त रखी कि उसे अपने हाथों से 3 वर्ष में चित्र को पूरा करना है। अब आराम से सुनो। उनके प्रशंसक ने कहा कि इसको जो आवश्यकता होगी सब दिया जाएगा, लेकिन एक काम है कि इनको जो चित्र है वो 3 वर्ष के अंदर पूरा करनी है। ठीक, आगे समझो। आप ऐसे समझते हो, चलो बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, देखिए, समस्त कार्य संपूर्ण हुआ। चित्र पूरा होने के पश्चात जो समारोह हुआ उसका तत्कालीन विवरण इस प्रकार है कि जिस दिन यह चित्र ड्यूमो के बड़े गिरजाघर में ले जाया जाने वाला था, सभी दुकानें बंद थीं।
बिशप के निर्देशानुसार धर्मपरायण उच्च धर्माधिकारी एवं धर्म संगठनों के सदस्यों के साथ भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसके साथ 9 मजिस्ट्रेट, स्थानीय प्रशासन के सभी पदाधिकारी एवं जनसाधारण मंथर गति एवं विशिष्ट विश्वसनीय व्यक्ति चित्र के सभी अपने पद के अनुसार क्रम से। पहले इसे समझ लो कि देखो, जिस दिन उस चित्र को ना गिरजाघर ले जाया जाने लगा था तो सभी लोग अपनी अपनी दुकान बंद कर लिए थे, और उसमें जो धर्मपरायण उच्च अधिकारी थे, धार्मिक संगठन के सदस्य थे, और वहाँ के 9 मजिस्ट्रेट यानी कि 9 जज के साथ स्थानीय जो पुलिस थी, प्रशासन व पदाधिकारी, सभी लोग धीरे धीरे गति से, और जनता भी थी ना, तो धीरे धीरे गति से उस भव्य यात्रा में पीछे जुड़ते हुए गए। ठीक, अब आगे समझो। ठीक है, पीछे पीछे सभी जो है चल रहे थे। जिनके साथ में जलती हुई रोशनी थी, जिनके हाथ में जलती हुई रोशनी थी और उनके पीछे स्त्रियां और बच्चे थे। इस पवित्र कलाकृति के आदर में प्रसन्नतापूर्वक घंटियां बज रही थी। जो कलाकार द्वितीयों के बाद आए उनमें अपनी प्रतिभाएं थीं, लेकिन सियेना के अलंकारिक शैली में इसके आगे कोई नहीं निकल सका। आप पहले चित्र देखो, ध्यान से देखिए, चित्र देखिए, देख लिया। इस चित्र का नाम है द राइजिंग ऑफ लाजर, द राइजिंग ऑफ लाजर। ठीक, आगे देखिए अब इनकी रचना क्या क्या है, वो रचना पे एक बार हम ध्यान देखते हैं। ठीक है, द राइजिंग ऑफ लाजरूस, रूसेलाई मैडोना, द कॉलिंग ऑफ एपोस्टल्स पीटर एंड ड्यूए, द मेरी एट द टॉम्ब, ये इनकी रचना है। ठीक है, अब हम अगले कलाकार के विषय में पढ़ते हैं। अगला कार है जियोत्तो। अगला कलाकार कौन है? जियोत्तो। यही वही कलाकार है जो शिमाबुए का शिष्य था। इसका जन्म कब हुआ था? 1267 में जन्म हुआ था, 1339 में मृत्यु हुई थी। ये इटली का कलाकार था। अब देखिए इसके बारे में पूरी कहानी, फिर हम गुरु शिष्य की बातें जोड़कर आपको समझाएंगे। ठीक है, चलो देखिए। शताब्दियों तक सुनी दंत कथाओं के अनुसार एक कलाकार के पर्वतीय मार्ग पर थका हारा चलते हुए एक गणेरिये बालक के पास से गुजरा, जो बेतुके ढंग से एक समतल चट्टान पर पसरा हुआ था। पसरा मतलब लेटा हुआ था। ठीक, बालक चट्टान पर कोयले की टुकड़े यानी चारकोल से रेखांकन कर रहा था। यह देखकर कलाकार को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। वह उसे देखता रह गया, लेकिन उसने अपने जीवन में भेड़ की इतनी जीवंत प्रतिकृति कभी नहीं देखी। अब इसे पहले समझ लो, क्योंकि समझे रहोगे ना तो उससे अच्छा कुछ नहीं है। जानते हो, एक इटली का एक कलाकार पर्वत के मार्ग से थका हारा जा रहा था, तो उसने एक बालक को देखा जो पत्थर पर पसरा हुआ था, और वह बालक कोयला से, ठीक, कोयला लकड़ी कोयला होता ना, लकड़ी के कोयला से वो भेड़ों के, बताओ, भेड़ों के अलग अलग चित्र बनाता था, और इतना जीवंत चित्र बनाता था कि कलाकार बिना देखे उसे रहा नहीं गया। फिर आखिरकार कलाकार ने पूछ ही लिया। कलाकार ने पूछा, तुम कौन हो? कलाकार कौन थे? शिमाबुए। शिमाबुए ने पूछा, तुम कौन हो? तो उसने बताया, मेरा नाम जियोत्तो है, मेरे पिता किसान हैं और मैं उनकी भेड़ों का चरवाहा हूँ। हम वहाँ ऊपर रहते हैं। उसने उत्तर दिया। ठीक, जियोत्तो ने उत्तर दिया कि वहाँ जो ऊपर पहाड़ी है वहाँ हम रहते हैं, हमारे पिता किसान हैं और मैं उनकी भेड़ों का चरवाहा हूँ, जो इस समय भेड़ को चरा रहा हूँ। ठीक, आगे देखो। कलाकार उस बालक के साथ उसके निवास स्थान पर पहुंचा और उसके पिता से वार्तालाप की।
उसने उसने उन्हें बताया कि जियत्तो को प्रशिक्षण की आवश्यकता है। अंत में उसके पिता कलाकार से सहमत हुए कि उसे तत्कालीन इटली के महान चित्रकार सीमाबुए के पास भेजा जाए। वे शायद जियत्तो को अपने शिष्य के रूप में स्वीकार कर लें, और ऐसा ही हुआ। उस लड़के को सर्वप्रथम रंग घोटने, रंग मिलाने, ब्रश को धोकर रखने जैसे कार्य करने के बाद उसे बताया कि चित्रण कैसे किया जाता है। ठीक, अब फिर समझ लो। देखो, कलाकार जो थे सीमाबुए, वो उस बालक के साथ उनके पिता के पास गए और उन्होंने कहा कि ये बालक बहुत अच्छा चित्रकारी करता है, इसे प्रशिक्षण की आवश्यकता है। तो उसके पिता उसकी बात मान गए और सीमाबुए के साथ उसको भेज दिए इटली कि जाओ बेटा तुम सीखो। तो जाओ, तो कोई भी लेकर जाएगा तुरंत पेंटिंग बनाने को थोड़ी नहीं देगा। पहले उन्हें रंग घोटना सिखाएं, फिर रंग मिलाना सिखाएं, फिर ब्रश को धोना सिखाएं, फिर इसके बाद ये सिखाएं कि चित्रण कैसे किया जाता है। समझे? अब आगे देखो बेटा। लड़के की यथावत सजीव चित्रण तैयार करने की प्रतिभा ने पश्चिम के कला इतिहास को बदल दिया। यह जियोत्तो ही था जिसने 13वीं सदी के अंत एवं 14वीं सदी के प्रारंभ में बाइजेंटाइन कला के कठोर व सपाट चित्रण के स्थान पर नई परंपरा की नींव रखी, जिसने प्रकृति एवं परिपेक्ष यानी कि दूरदृष्टि लघुता का प्रभुत्व दिखाई पड़ता है। फिर समझ लो, यह लड़का बहुत सजीव चित्रण करता था। जो पश्चिम की कला इतिहास था उसमें जियोत्तो 13वीं सदी के अंत में और 14वीं की सदी के प्रारंभ में जो बाइजेंटाइन कला कठोर और सपाट चित्रण किया जाता था टेम्परा जैसे, उसको छोड़कर चित्र में दूरदृष्टि लघुता और उभार लाना शुरू कर दिया। अब आगे देखो। पहले ये देखो चित्र, अच्छे से देखो, कपड़े की सिकुड़न देखो, लोगों के बाल देखो, भीड़ भाड़ देखो, हाथ में क्या है वो देखो, किस समय का ये चित्र है उस देखो, क्योंकि यहाँ पर बजाने वाले भी हैं, नाचने वाले हैं। तो अब देखिए क्या है। यहूदा का चुंबन, स्क्रोबिंग चौपाल, ये तो ने बनाया है। अब आगे इसके विषय में पढ़ो। देखिए, वह जो देखता था उसे ही अपने चित्रों में प्रत्यावर्तित करता था, यानी कि जो देखता था वही बनाता था। ठीक, जब वह एक वृक्ष का चित्रण करता था तो उसमें वृक्ष की सजीवता स्पष्ट होती थी। जिन व्यक्तियों का वह चित्रण करता था उनमें मानवीय संरचना के गुण होता था। आप उसके चेहरे से पढ़ सकते हैं कि वे किस प्रकार का इंसान था, यहाँ तक कि आप उसके आंतरिक भाव यथा भय, दुख, प्रसन्न और प्रेम को महसूस कर सकते हैं। जिस दिन जियोत्तो के चित्र दिखाई पड़ने लगे, दूसरे कलाकारों ने उनकी अनुकृतियाँ करना प्रारंभ कर दी। इसके बाद के महान कलाकार राफेल, लियोनार्डो दा विंची, माइकल एंजेलो आदि सभी ने उनके अनूठे प्रयोग के प्रति उसके ऋण को स्वीकार किया। यहाँ तक ठीक है? आगे देखो, यानी कि जो राफेल हुए, लियोनार्डो विंची हुए, माइकल एंजेलो हुए, ये लोग जो है इन्हीं के चित्रों से प्रेरणा लिए। ठीक, आगे देखो। जियोत्तो अपने समकालीन कलाकारों की भांति धार्मिक प्रवृत्ति का था। उस समय आध्यात्मिक लहर पूरे यूरोप में बह रही थी। हजारों स्त्री पुरुष धर्म के सुंदर रहस्यात्मक विश्वास में विमोहित थे। यह सब असीसी निवासी फ्रांसिस के विशिष्ट प्रभाव की वजह से था, जो जियोत्तो के नाम से 50 वर्ष पूर्व मृत्यु को वरण कर चुका था। फ्रांसिस एक धनी व्यापारी का पुत्र था जिसने अपना सर्वस्व त्याग दिया, यहाँ तक कि अपने जूते भी। ठीक है, वो एक धनी व्यापारी का पुत्र था लेकिन उसने अपना सब कुछ त्याग दिया, यहाँ तक कि वह अपना जूता जो पहनता था ना उसको भी त्याग दिया। ठीक, आगे देखो, ये चित्र देखो, द
क्रूसीफिक्स यानी कि सूली वाला है। देखिए अब इसमें यहाँ तक कि जूते को त्याग दिया था। ठीक, वह कठोर कष्टकारी लबादे से नंगे पैर मानव कल्याण हेतु यात्रा पर निकल पड़ा। फ्रांसिस दूसरों की सहायता के प्रति समर्पित था, विशेष रूप से उसके प्रति जो प्रत्यक्षः विपत्ति झेल रहे थे वह दरिद्र समाज से तिरस्कृत कुष्ठ रोगी आदि के प्रति विशेष उदार था। ठीक, आगे देखो। वह अपने इस कार्य से यह सिद्ध करना चाहता था कि प्रेम ही ईश्वर है। ऐसा करने से वह अपने युग का सर्वप्रिय व्यक्ति बन गया था। उसके देहावसान के 2 वर्ष बाद उसे संतों की सूली में सम्मानित कर दिया गया, असीसी में। ठीक है, कहाँ? असीसी में। असीसी में एक गिरजाघर बनाया गया और उसका नामकरण इस संत के नाम पर रखा गया। जब निर्माण कार्य समाप्त हुआ तब युवा जियोत्तो को उसकी आंतरिक दीवारों पर संत फ्रांसिस के जीवन वृत्त के 28 दृश्य चित्र विस्तृत चित्रमाला को विभिन्न गहरे रंगों से चित्रित करने के लिए बुलाया गया। जब चित्रित दीवारों की अनावृत किया गया तो जनसाधारण उन जीवंत चित्रों को मंत्रमुग्ध हो टकटकी लगाए देखती रह गई। आज 7 सदियों बाद भी संपूर्ण विश्व में पर्यटकों का जनसमूह इस चर्च में उमड़ आता है और वे इन चित्रों के सामने विस्मय व प्रशंसा के भाव से खड़े रह जाते हैं, यानी कि खड़े होकर वो देखते ही रह जाते हैं, इतना अच्छा बनाया है। ठीक है, आगे देखो। जियोत्तो की कला का एक और प्रकाश स्तंभ पादुआ का स्क्रोवेगनी चैपल है, जो कला प्रेमियों को आकर्षित एवं आश्चर्यचकित करता है। यहाँ पर भी जियोत्तो ने एक ऐसी चित्र श्रृंखला सृजन किया जिसे लोग आज भी अन्य महान कलाकारों की कृतियों की तुलना में अधिक भावात्मक मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि महान कवि दांते ने जब उन चित्रों की पहली बार देखा तो वह भित्ति चित्रों को देखकर अवाक रह गया। इतने सच्चाई से ये प्रकृति को व्यक्त करते हैं, उनकी युक्ति थी। यानी कि उसने कहा ये जो चित्र बना है इतनी सच्चाई के साथ उस प्रकृति को, यानी कि उस सच्चाई को जो है व्यक्त कर रही है। ठीक, आगे देखो। यद्यपि जियोत्तो ने चित्रकला में अद्वितीय महानता अर्जित की, पर वह एक से अधिक कलाओं का विशेषज्ञ था। वह मूर्तिकार, कवि, संगीतकार और वास्तुकार भी था। जो सम्मान उसे मिला उससे शायद सबसे बड़ा फ्लोरेंस के जन प्रतिनिधियों एवं अधिकारियों द्वारा अनुमोदित वह प्रस्ताव था जिसके द्वारा उसे वहां रहने के लिए आमंत्रित किया गया था, क्योंकि उसकी उपस्थिति से बहुत से लोगों को उसकी कला को सीखने का अवसर मिल सकेगा। जब उसने इस प्रस्ताव को स्वीकार किया तब फ्लोरेंस ने उसे नगर निर्माता की उपाधि से विभूषित किया। किससे? नगर निर्माता के। ठीक है, किससे? नगर निर्माता की उपाधि से विभूषित किया। उसे अपने गिरजाघर के ऊपर घंटाघर स्तंभ के डिजाइन बनाने का दायित्व सौंपा। विनम्र जियोत्तो की यह कृत आज भी विश्व के सबसे अधिक विख्यात टावरों में से एक है। 60 वर्ष की आयु में उसकी मृत्यु होने पर जनसाधारण एवं कलाविदों ने उसे श्रद्धांजलि दी। बाद के महान लोरेंजो ने, जो 15वीं सदी का श्रेष्ठ कला संरक्षक था, यह लेख चित्रकार की कब्र पर उत्कीर्ण कराया। कौन सा कराया लेख, वो सुनिए। ये पेपर में आया हुआ प्रश्न है, नेट 2013 में। उसने जो चित्रित कराया वो है, देखिए यहाँ पर मैं वह हूँ जिसके दाहिने हाथ
से सब कुछ संभव था, जिसने प्रायः चित्रकला को जीवन प्रदान किया, जिसने कला का प्रकृति को एकाकार करा दिया। मैं जियत्तो। देखो जो आया था वो प्रश्न सुनो। प्रश्न ये आया था कि वह कौन सा कलाकार था जिसने कहा कि हमारे दाहिने हाथ में सब कुछ है, और सही कराया गया था जियत्तो। सही वही होगा अभी, ठीक है। ये कहता था, इतना विशिष्ट कलाकार था कि ये बोल रहा था संसार में जो भी तुम कल्पना करो हमारे दाएं हाथ में सब कुछ है। यानी कि जब दाएं हाथ में ब्रश लेकर बनाता था ना, तो आपकी कल्पना को भी पीछे छोड़ देता था, ऐसा चित्रण करता था। ठीक, अब देखिए महत्वपूर्ण कृतियाँ इनकी 6 हैं, 6 देख लो। सेंट फ्रांसिस की जीवनी यानी लाइफ ऑफ सेंट फ्रांसिस। दूसरा है ईसा की जीवनी, लाइफ ऑफ फ्रांसिस। सेंट फ्रांसिस की मृत्यु, द डेथ ऑफ सेंट चेरिस्ट। मासूमों का नरसंहार, ईसा मसीह का ध्वजारोहण, द मीटिंग एट द गोल्डन गेट। ये इसकी रचना है, ठीक है। अब आगे देखिए, ये चौथे कलाकार हैं, एक कलाकार को और पढ़ेंगे बस, ठीक है। 5 लोग को कवर कर लेंगे, जिससे 104 हैं, जिससे हम लोग जो है 10 दिन में ख़त्म कर दें। देखिए समोन मार्टिनी, इनका जन्म 1284 से 1344 तक था। आगे देखो, हम लोग तेज़ी से पढ़ते हुए चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, सिर्फ सुनो आप लोग बस। इटली के महान कवि पेटार्च ने एक बार लिखा था कि निश्चय ही मेरा मित्र सिमोन एक समय स्वर्ग में था। ऐसा अवश्य हुआ होगा, क्योंकि सिमोन मार्टिनी के चित्र अत्यंत मनमोहक व स्वर्णिम सौंदर्य से परिपूर्ण लगता है कि वह स्वर्ग से उतर कर आए हैं। वह सिएना कलाकारों की दूसरी पीढ़ी से था और अपने गुरु दुच्चियों का अनुसरण करने वाला था। उसने यानी उसके बारे में इससे अधिक जानकारी कुछ भी नहीं मिलती है, ठीक। आगे देखो, उसकी सेवाओं की सभी कामना करते थे। उसने नेपल्स के सम्राट के लिए कार्य किया। उसने पीसा एवं आरबिएटो में चित्रांकन किया और एसिसी के एक गिरजाघर में भी अलंकृत किया। लेकिन उसके सर्वश्रेष्ठ कार्य उसके सिएना स्थित आवास में ही बने हैं। कहाँ बने हैं? सिएना के स्थित वहीं बने हैं, ठीक है। आगे देखो, लगभग 1339 ईस्वी में प्रवासी पोप ने उसे फ्रांस के अविगन में बुलाया। यह उसकी प्रतिष्ठा का अंतिम चरण था। वहाँ उसका देवसान हुआ यानी देहांत हो गया। सिएना के कलाकारों की भावी पीढ़ी के लिए उसका दुरावाद अंकन प्रेरक था, ठीक। आगे देखिए, जो चित्र है माइस्ट्रो फ्रांसिस्को सेनुसिल चैम्बर पुडियल्को सिएना डमेयर और घोषणा वर्जिन का राज्याभिषेक सेंट एंड्रयू गाइडो रिशियो द फेग्लियानो आल असेडियो डी मोटेमाशी। ये इसकी चित्र है, ठीक है। अब हम अंतिम कलाकार को पढ़ लेते हैं, देख लीजिए। सेंट एंड्रयूस का चित्र, हाथ में जो है बुक लिए हुए हैं, साल ओढ़े हुए हैं, ठीक। अब हमारे अंतिम में 2 मिनट और है क्लास। देखिए, ये हमारे जॉन वैन आइक, इनके भाई हैं ह्यूबर्ट यानी ह्यूबर्ट जॉन आइक। इन्होंने ही तैल चित्रण की शुरुआत की थी। चलो पढ़ लेते हैं। देखिए, इनका जो जीवन काल है जॉन वैन आइक का है 1366 से 1426 और इनके बड़े भाई का है 1370 से 1440। पढ़िए, ह्यूबर्ट और जॉन वैन आइक तैल रंग माध्यम से चित्रण बनाने वाले प्रथम कलाकार थे, यानी कि इन्होंने तैल चित्रण का प्रयोग किया, ठीक है। पर ऐसा ना था,
और ना ही आधुनिक बोध और व्यवहार में वह तैल चित्रकार थे। प्रसिद्ध अंग्रेजी समीक्षक चार्ल्स होम्स के अनुसार टेम्परा चित्रण की सतह की सुरक्षा के लिए तैल एवं वार्निश का प्रयोग बहुत पहले से होता रहा था, लेकिन आइक बंधुओं ने इसे उज्ज्वल एवं वैश्य बनाया, जिससे इसे रंग में मिलाकर माध्यम के रूप में प्रयोग किया। देखिए, कहने का मतलब टेम्परा विधि तो अपने भारत का है ही, बहुत पहले से रहा है, वहाँ भी था, तो वहाँ उसको फिक्स करने के लिए, सुरक्षा के लिए तैल और वार्निश का प्रयोग करते थे। तो इन्होंने क्या किया कि उसी रंग में तेल मिलाकर व्यवस्थित रूप से चित्रण करने लगे, तो लोग इन्हें जो है प्रथम तैल रंग प्रयोग करने वाले मानने लगे। बस यही बात है, ठीक है। अब आगे देख लो, इनके चित्र देखो, शीशे के अंदर का चित्र ये दिखाए हुए हैं, जॉन वैन आइक, ठीक। आगे देखो, यूरोप की उत्तरी प्रदेशों में नम जलवायु भित्तिचित्रों को क्षतिग्रस्त कर देते थे। बड़े बड़े गिरजाघर इस प्रकार निर्मित होते थे कि उसमें प्रकाश की प्रत्येक किरण पहुंच सके, अतः उसमें दीवार पर अलंकरण के लिए कोई स्थान न था। इस प्रकार वहां तैल चित्रण को अधिक प्रश्रय प्राप्त हुआ। फ्लैंडर्स जो अब जो है फ्रांस, बेल्जियम, नीदरलैंड का हिस्सा है, कि महान कला का आरंभ वान आइक बंधुओं से 200 वर्ष पश्चात उसका अंत रूबेन से हुआ। फ्लैंडर्स की संपन्नता समस्त यूरोप में चर्चित थी। यद्यपि सभी स्थानों में सामंतशाही साम्राज्य था, लेकिन इस नगर का स्वभाव प्रजातांत्रिक था। अशिक्षा का तो नामो निशान न था और जीवंत विचारधारा से परिपूर्ण यहाँ का समाज शक्तिशाली एवं सद्भावना से पूर्ण था। भौतिक समृद्धि के साथ साथ यहाँ चित्रण कला की सुन्नति अपने शीर्ष पर पहुँच गई, ठीक है। आगे देखो, हमने पढ़ा पहुँच गई, ठीक। आगे देखो, जो आधुनिक कलाकारों के लिए अंतरहीन हताशा का मूल कारण बना। आज लगभग 600 वर्ष बीत चुके हैं जब वान आइक बंधुओं और उनके अनुयायियों ने व्यक्ति चित्र एवं परंपरानुवर्ती चित्र बनाए थे, लेकिन आज ऐसा लगता है कि मानो वे कल ही बनाए होंगे, ठीक है। आगे देखो, शताब्दी के समाप्त होने के पूर्व ही वान आइक बंधु नवीन विधि यूरोप के अन्य शैलियों द्वारा अनुयायी लियोनार्डो दा विंची व अन्य वेंटाइन कलाकारों ने इस विधि को अपनाया। उनकी इस खोज को उनके देशवासियों में बड़ा महत्व दिया। घेंट के संत बावोन के बड़े गिरजाघर में बड़े भाई ह्यूबर्ट के दाहिने हाथ की हड्डियों द्वारा ऊपर एक पवित्र स्मृति के रूप में प्रतिष्ठित कर दी गई है, ठीक है। आगे देखो, ह्यूबर्ट अनेक कलाकृतियों एवं वस्तुओं को एक चित्र में निबद्ध कर देने में निपुण था, जो जान चेहरे एवं सूक्ष्मतम अध्ययन करके अद्वितीय चित्र बना देता था। अंगों के बारीक प्रदर्शन में विशेष रुचि के कारण झुर्रियों, नसों एवं विकृतियों को चित्र में छोड़ देने की अपेक्षा वह उनका चित्रण करना पसंद करता था, जिससे मुखाकृति पूर्ण वास्तविकता आ जाती थी। कभी कभी वह चित्र पर अपने हस्ताक्षर अत्यधिक अलंकृत रूप से करता था, जिसका कोई प्रयोजन नहीं था, लेकिन उसके चित्रों की मुखाकृतियों में व्यक्ति विशेष का व्यक्तित्व ही नहीं निखरता, वरन रंग के उत्कृष्ट प्रयोग एवं भाव कलाकार की छाप भी लग जाती थी। क्या होता था? कलाकार की छाप भी पड़ जाती थी, ठीक। ये पोर्ट्रेट देख लो, पोर्ट्रेट ऑफ ए मैन, सेल्फ पोर्ट्रेट बनाए हैं, ठीक है। किसने बनाया है? वान आइक। अब आगे देखो, लंदन के नेशनल गैलरी में
प्रदर्शित उसका चित्र जियोवानी आर्नोल्फिनी की शादी, मैरिज ऑफ जियोवानी आर्नोल्फिनी एंड किरोना सिनेमेम वहाँ का मुख्य आकर्षण है और विश्व के सबसे अधिक मांग वाले चित्रों में से एक है। यहाँ के एक भूतपूर्व निर्देशन के अनुसार थोड़े छोटे कद के अक्खड़ व्यक्ति उनकी शर्मीली दुल्हन वाले इस चित्र को अन्य सभी चित्रों की तुलना में बहुसंख्यक आगंतुक अपने साथ ले जाना पसंद करते थे। चित्र का आकर्षण उनकी सूक्ष्म बारीकियों के चित्रण से और बढ़ जाता था। पृष्ठभूमि में दीवार पर टंगी अंबर मानकों से युक्त डोरी, संतरे फ्रेम सहित दर्पण जो प्रेम देवता के स्पष्ट लघु चित्रों को पूर्ण रूप से सुसज्जित है। एक जलती हुई मोमबत्ती एवं लैटिन में उसका बेतुका हस्ताक्षर जॉन वान आइक 1434 में कलात्मक रूप से चित्रित है। यह चित्र एक महान कलाकार की सहज मानवता और घरेलू चीज़ों के प्रति उसके लगाव का उदाहरण है। यद्यपि तैल रंग की क्रियाविधि अब अज्ञात थी, लेकिन आइक बंधुओं द्वारा तैल चित्र में चमक लाना एवं उसके रंगों का कुशल प्रयोग आज भी रहस्य है। तैल चित्रण में चित्रित सभी चित्र समय अनुसार धीरे धीरे खराब होंगे, इसे कोई रोक नहीं सकता, लेकिन इतने निर्मल और उज्जवल रंगों का प्रयोग चित्र को पूर्णावस्था में उत्कृष्ट स्तर तक ले आना और इन दोनों फ्लेमिश महान कलाकारों की ख्याति की बराबरी कोई भी कलाकार कभी नहीं कर सकता है। आइक बंधुओं ने चित्रण विधि की खोज की, यानी जॉन वान आइक बंधुओं ने चित्रण विधि की खोज की, उस पर अधिकार प्राप्त करने के अतिरिक्त इस नए माध्यम में महारत प्राप्त की। उन्होंने रेखीय एवं वातावरणीय परिप्रेक्ष्य में दक्षता प्राप्त कर उसे समझाया और मध्यकालीन दृश्य चित्रण की अवधारणा में आमूल परिवर्तन किया। संत बाओन कैथेड्रल एक दूसरे से संबंध 12 पैनल के उत्कृष्ट चित्रों में ईश्वरीय ज्ञान संबंधित कल्पना साकार हुई, जिसमें मैमने की आराधना चित्र विशिष्ट स्थान रखता है। ऊपरी श्रृंखला के केंद्रीय चित्र में स्वर्ग के नरेश ईसा का रक्ताभ गंभीर चित्र, केश युक्त हरे गाउन में ईसाई दीक्षा गुरु जॉन द बाप्टिस्ट, कमनीय कुमारी मैरी यानी कि वर्जिन मेरी दिल लगाकर गाते हुए देवताओं की भजन मंडली तथा दुबले पतले आदम और ईव नग्न चित्र अति आकर्षण हैं। अब हम देखते हैं इनके जो महत्वपूर्ण चित्र हैं वो देख लेते हैं, बस इसके बाद आगे की हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे। तो जियोवानी आर्नोल्फिनी का विवाह, मैरिज ऑफ जियोवानी आर्नोल्फिनी, इसे जॉन वान आइक ने बनाया है। उसके बाद आर्नोल्फिनी पोर्ट्रेट, एक आदमी का पोर्ट्रेट, पोर्ट्रेट ऑफ अ मैन, पोर्ट्रेट ऑफ मार्गरेट, ये इनकी रचना है। सो आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। बाकी की वीडियो मॉर्निंग में मिल जाएंगे। मैं प्रयास करूँगा कि वो 1 घंटे का मैराथन रहे, जिसमें हम कम से कम 10 कलाकार को कवर करें। तो आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखना। टेक केयर दोस्तों।